मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये हाइड्रोजन से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में पीरियोडिक पोजीशन, आइसोटोप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में अकरेंस एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन की प्रिपरेशन देखेंगे, डाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे और डाई हाइड्रोजन की यूजेस देखेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन जब अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है तो उससे बनने वाले द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड कहा जाता है। इस वीडियो में हम लास्ट में हाइड्राइड्स और उनके प्रकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन में सबसे पहले देखते हैं लैब मेथड्स। इसमें पहली विधि है, यदि दानेदार जिंक की क्रिया डाइल्यूट HCl के साथ कराई जाए तो प्रयोगशाला में डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। दानेदार जिंक की डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया द्वारा डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया करा दे या कोई अन्य डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया करा दे, Zn plus 2HCl changes into ZnCl2 plus H2। ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस होगा और ये गैसियस स्टेट में। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, Zn प्लस 2HCl changes into ZnCl2 plus H2। कोई भी एसिड हो सकता है, अगर कोई भी एसिड है तो उस सिचुएशन में जो रिएक्शन होगी वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2H प्लस। एसिड प्रोटॉन देता है जो जल योजित होते हैं, जिंक आयन का निर्माण होगा, ये भी जल योजित होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। जो दूसरा तरीका है प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने का, वो है जिंक की डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया द्वारा। जिंक की डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया द्वारा Zn प्लस 2NaOH changes into Na2ZnO2 प्लस H2। ये सोडियम जिंकेट है,
तो प्रयोगशाला में हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो दानेदार जिंक की अम्ल के साथ क्रिया द्वारा और दूसरा जिंक की NaOH के साथ क्रिया द्वारा। अब हम डाई हाइड्रोजन के निर्माण की व्यापारिक विधियों या कॉमर्शियल मेथड्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे डाई हाइड्रोजन के निर्माण की कॉमर्शियल मेथड्स अथवा व्यापारिक विधियां। डाई हाइड्रोजन के निर्माण की पहली जो कॉमर्शियल विधि हम देखेंगे वो है बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल के विद्युत अपघटन द्वारा। अति अल्प अम्ल अथवा क्षार युक्त जल का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। अम्ल अथवा क्षार युक्त जल का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के द्वारा विद्युत अपघटन कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। H2O changes into H2 plus O2। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की उपस्थिति में और अति अल्प मात्रा में या तो अम्ल मिला दें या फिर क्षार मिला दें। जल में अति अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिलाकर प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त। दूसरी कॉमर्शियल मेथड है बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा। बेरियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से अति शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होती है, लगभग 99.95%। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि अति शुद्ध हाइड्रोजन बनानी है
तो उसके लिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैद्युत अपघटन कराते हैं निकेल इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। निकेल इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अब हम इस अपघटन के दौरान एनोड जो कि धनावेशित होता है उस पर कौन सी क्रिया होती है वो देखेंगे, और कैथोड जो कि ऋणावेशित होता है इस पर होने वाली अभिक्रिया को देखेंगे। एनोड पर चूंकि धनावेशित है और विलयन में बेरियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन से हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होंगे, वो ऋणावेशित होंगे, अतः धनावेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनती है, जल बनता है और इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। कैथोड पर जल के साथ इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं और संयोग करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे, साथ ही साथ हाइड्रोजन का निष्कासन। अब हम थर्ड कॉमर्शियल मेथड देखें। डाई हाइड्रोजन के निर्माण की थर्ड कॉमर्शियल मेथड है बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा। बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो NaCl के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन विलयन कहा जाता है। जब NaOH का औद्योगिक निर्माण ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है तो उस दौरान हाइड्रोजन और क्लोरीन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के
निर्माण के दौरान ब्राइन सॉल्यूशन के विद्युत अपघटन से H2 यानी कि हाइड्रोजन तथा Cl2 अर्थात क्लोरीन सह उपजात या इन्हें कहा जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। सह उपजात का मतलब होता है कि मुख्य उत्पाद तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो चीजें मुख्य उत्पाद के साथ बनती हैं उन्हें कहा जाता है सह उपजात। तो इस विधि में हम मुख्यतः बनाते हैं ब्रायन के विद्युत अपघटन से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन उसी के साथ प्राप्त होती हैं, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन सह उपजात या बाई प्रोडक्ट है। अब हम एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं देखेंगे। एट एनोड एट कैथोड। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनावेशित होता है, इसलिए उस पर ऋणावेशित आयन पहुंचता है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर उसका संगत उत्पाद जो कि ऑक्सीकरण उत्पाद होता है वो बना। क्लोरीन Cl- फॉर्म के में होगी, यानी कि क्लोराइड आयन होंगे। जब जल NaCl का वियोजन होता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनती हैं। क्लोराइड आयन ऋणावेशित होते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्लोरीन निर्मित होती है और इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। कैथोड पर जल के साथ इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं और संयोग करके हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन। अगर हम नेट रिएक्शन लिखें तो ब्राइन सॉल्यूशन में Na+ आयन होंगे, Cl- आयन होंगे और H2O। इससे एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, दूसरी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। Na+ आयन ज्यों के त्यों रहेंगे और OH- आयनों का निर्माण। ये दोनों सम्मिलित रूप से इन दोनों को लिखा जा सकता है 2NaOH। चाहे हम इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें। तो ये तो रहा ब्रायन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण।
अब हम नेक्स्ट कॉमर्शियल मेथड देखेंगे और वो है फ्रॉम वाटर गैस। डाई हाइड्रोजन के निर्माण की चौथी कॉमर्शियल मेथड है फ्रॉम वाटर गैस। जल गैस द्वारा। जल गैस, वाटर गैस का मतलब जल गैस। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। जब भाप की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ कराई जाए या भाप को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित किया जाए तो वाटर गैस प्राप्त होगी। भाप की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ अथवा भाप को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन वाटर गैस प्राप्त होगी। वाटर गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है CnH2n+2। और इसकी क्रिया कराएंगे भाप के साथ। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे उच्च ताप पर, तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण मिलता है। और मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही वाटर गैस कहते हैं। तो इस तरीके से जो मिश्रण मिला उसी को हम वाटर गैस कहते हैं। दूसरा तरीका है कि रक्त तप्त कोक पर, रेड हॉट कोक पर भाप प्रवाहित की जाए। तो जब हम रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण मिलेगा। इस मिश्रण को ही वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है
और हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण जब इस मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले द्रव अवस्था में आ जाता है या पहले द्रवित हो जाता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड द्रवित हो गई तो हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक से अधिक होता है। अतः ठंडा करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड पहले द्रवित हो जाती है और इस प्रकार H2 यानी कि हाइड्रोजन प्राप्त हो। अब हम इस रिएक्शन से ही संबंधित कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। वाटर गैस से संबंधित कुछ बिंदु और हैं। उनमें से पहला है वाटर गैस का उपयोग मीथेनॉल तथा अन्य हाइड्रोकार्बनों के सिंथेसिस में होता है। इसलिए इस गैस को सिनगैस या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। सिनगैस, सिंथेसिस गैस या सिनगैस भी कहा जाता है। आजकल सिंथेसिस गैस का निर्माण लकड़ी के बुरादे, बेकार लकड़ी, कचरे, पुराने न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी किया जा रहा है। आजकल सिनगैस का उत्पादन कचरे, रद्दी पेपर, बुरादे आदि से भी किया जाता है। कोक से सिनगैस के निर्माण की प्रक्रिया को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉमर्शियल मेथड देखेंगे और वो है बाई बॉश प्रोसेस। डाई हाइड्रोजन के निर्माण की फिफ्थ कॉमर्शियल मेथड है बाई बॉश प्रोसेस। बॉश प्रक्रम द्वारा वाटर गैस को भाप के साथ आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड विप्रेरकों की उपस्थिति में 673 केल्विन पर गर्म करने पर हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ जाता है और वाटर गैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस मिश्रण से सोडियम आर्सेनाइड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक कर लें और इस तरह हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथक करने के लिए हम दाब भी आरोपित कर सकते हैं। दाब आरोपित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से द्रवित हो जाती है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। वाटर गैस को भाप के साथ
आयरन ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरकों की उपस्थिति में छह सौ 73 केल्विन पर गर्म करने पर हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ जाता है। तथा कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में परिवर्तित हो जाता है। वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, इसे भाप के साथ आयरन ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरकों की उपस्थिति में 673 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह जो मिश्रण प्राप्त होता है उससे CO2 को सोडियम आर्सेनाइड Na2AsO2 12 पृथक करते हैं। और हमें हाइड्रोजन प्राप्त है। इस विधि में हमने वाटर गैस में हाइड्रोजन के प्रतिशत को बढ़ाया, इसलिए इसे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहा जाता है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह हमने हाइड्रोजन के निर्माण की प्रयोगशाला विधियां और औद्योगिक विधियों को देखा। अब हम हाइड्रोजन के गुण देखें। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन के गुण। उसमें सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। डाईहाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा ज्वलनशील गैस है। डाईहाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है। अगर इसे प्रॉपर हैंडल ना किया जाए तो ये वायु के साथ जलकर विस्फोट उत्पन्न कर सकते हैं। यह वायु से हल्की तथा जल में अम्लीय गैस है। वायु से हल्की होती है
और जल में घुलती नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, अधातुओं के साथ क्रिया। डाई हाइड्रोजन अधातुओं के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती है। जैसे जब डाई हाइड्रोजन की क्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है तो H2S मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। डाई हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन के साथ Fe कैटलिस्ट और MO कैटलिस्ट प्रमोटर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो अमोनिया प्राप्त होगी। डाई हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होगी। अन्य भी कई हाइड्राइड बनते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ क्रिया। डाई हाइड्रोजन धातुओं के साथ क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाती है, मतलब धात्विक हाइड्राइड बनाती है, तो धात्विक हाइड्राइड प्राप्त होती है। सोडियम के साथ क्रिया करेगी तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। यह धात्विक आयनों के जलीय विलयनों में धात्विक आयनों का अपचयन करके धातु बनाती है और धात्विक ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित कर देती है, मतलब धात्विक आयनों को भी धात्विक परमाणुओं में परिवर्तित कर देती है और धात्विक ऑक्साइड को भी धात्विक परमाणुओं में परिवर्तित कर देती है। जब पैलेडियम के जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है तो पैलेडियम प्राप्त होती है, साथ ही साथ प्रोटॉन बनते हैं जो विलयन में पाए जाते हैं। धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर धात्विक परमाणु बनाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई कंपाउंड हाइड्रोजनेशन से बनते हैं और वो बहुत अधिक व्यापारिक महत्व के होते हैं। जैसे जब वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है तो वेजिटेबल घी या फैट प्राप्त होता है। इसमें निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी तरह जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एज कैटलिस्ट तो मीथेनॉल प्राप्त होता है। ये तो रहे डाई हाइड्रोजन के गुण। अब हम देखेंगे डाई हाइड्रोजन के उपयोग। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे डाई हाइड्रोजन के उपयोग। डाई हाइड्रोजन की एक बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग केवल अमोनिया के निर्माण में होता है, मतलब हाइड्रोजन के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल अमोनिया के निर्माण में खर्च होता है। दूसरा है वनस्पत तेलों से वनस्पत घी के निर्माण में, मीथेनॉल, पेट्रोल, वार्निश, धात्विक हाइड्राइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के उत्पादन में। डाई हाइड्रोजन का उपयोग कई अभिक्रियाओं में अपचायक की तरह किया जाता है। धातुओं को काटने के लिए या वेल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली परमाणुवीय हाइड्रोजन टॉर्च और ऑक्सीजन हाइड्रोजन टॉर्च में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इन टॉर्चों के द्वारा बहुत अधिक टेम्परेचर, लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है। धातु कर्म में जब धातुओं का निष्कर्षण होता है तो उस दौरान कभी कभी धात्विक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। धात्विक ऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन से कराने पर धातु प्राप्त होती है। धातु कर्म में धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन धातु में करने में। ईंधन सेलों में भी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ईंधन सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और आज के समय में ऐसी विधियों को विकसित किया जा रहा है जिनमें प्रयोग
किए जाने वाले पदार्थों से प्रदूषण कम से कम उत्पन्न हो। इसलिए जो ईंधन सेल होते, फ्यूल सेल्स, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रयोग से विद्युत धारा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ H2O निकलता है एज ए वेस्ट मटेरियल, और H2O पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। अतः ईंधन सेल ऊर्जा के उत्तम विकल्प है। नेक्स्ट है रॉकेट ईंधन में। ये तो रहा हाइड्रोजन के निर्माण, गुण और उपयोग के बारे में। अब हम देखेंगे हाइड्राइड्स। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे हाइड्राइड। हाइड्रोजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड कहा जाता है। केवल 2 ही तत्व होने चाहिए यौगिक जो बने, उनमें हाइड्रोजन हो और कोई केवल एक अन्य तत्व हो। तो हाइड्रोजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड कहा जाता है। हाइड्रोजन के अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। एक वैज्ञानिक थे गिब्स। उन्होंने हाइड्राइडों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। गिब्स ने हाइड्राइडों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया। हाइड्राइडों को उन्होंने 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहले कहलाते हैं सैलाइन और आयोनिक हाइड्राइड्स। दूसरे कहलाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तीसरे कहलाते हैं मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड्स। और चौथी कहलाती है इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड।
सैलाइन और आयनिक हाइड्राइड को कहा जाता है लवणीय अथवा आयनिक हाइड्राइड। एस ब्लॉक के तत्व यानी कि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं लवणीय अथवा आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं में बी तथा Mg बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं केवल बी और Mg को छोड़कर अन्य सभी एस ब्लॉक के तत्व यानी कि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं सैलाइन अथवा आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। दूसरे होते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स या इन्हें कहते हैं बहुलकी हाइड्राइड। यहां पर हमने बताया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बना। बेरिलियम और मैग्नीशियम के द्वारा पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन परमाणु दो धातु परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसे ब्रिज हाइड्रोजन कहा जाता है और एक लंबी श्रृंखला होती है। इन तत्वों की विशेषता ये है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मतलब वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.4 से 2 के बीच होती है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। Be, Mg, Al आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 से 2 के बीच होती है। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरे कहलाते हैं मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड। आणविक या सहसंयोगी हाइड्राइड। पी ब्लॉक के तत्व आणविक अथवा सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा जैसे CH4 है, NH3 है, H2O। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल और मेटेलिक हाइड्राइड्स। अंतरकाशी
या धात्विक हाइड्राइड। इस प्रकार के हाइड्राइड डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा ये एस ब्लॉक के तत्व है और इनमें बी तथा एमजी पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाती है। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स और एफ ब्लॉक यानी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के द्वारा इंटरस्टीशियल या मेटेलिक हाइड्राइड बनाए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रुप 6 में डी ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम मेटेलिक हाइड्राइड बना। अन्य तत्व मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाते। ग्रुप 7, 8, 9 के तत्वों द्वारा मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाया जाता। इस तरीके से हम देखेंगे तो ग्रुप 6, 7, 8, 9 के जितने भी तत्व हैं उनमें केवल क्रोमियम बनाते हैं। बाद बाकी अन्य तत्व मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाते। तो अब हम इन चारों मेटेलिक हाइड्राइड्स को एक एक करके समझेंगे। हाइड्राइडों का पहला प्रकार है सैलाइन अथवा आयनिक हाइड्राइड, लवड़ी अथवा आयनिक हाइड्राइड। इस प्रकार के हाइड्राइड क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाते। इस प्रकार के हाइड्राइड क्षार धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाते। इनको बनाने के लिए हम धातु को उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं। जैसे यदि क्षार धातु को गर्म करेंगे तो क्षार धातु का हाइड्राइड मिलता है। एम जो है वो क्षार धातु को प्रदर्शित कर रहा है और एम डैश प्रदर्शित कर रहा है क्षारीय मृदा धातु को। अब इनके गुण देखते हैं। ये सफेद, क्रिस्टलीन, आवासशील तथा ठोस अवस्था में कुचालक है, लेकिन गलित अथवा घुलित अवस्था में सुचालक है। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। चूंकि ये आयनिक है इसलिए ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जल के साथ अधिक मात्रा में और तेजी के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे NaH हाइड्रोजन जल के साथ क्रिया करेगा तो NaOH बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है तथा ऊष्मीय स्थायित्व कम होता है। हाइड्राइडों का दूसरा प्रकार है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स या बहुलकी हाइड्राइड। इन हाइड्रों को बहुकेंद्रित हाइड्राइड या पॉलीसेंट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। इस प्रकार के हाइड्राइड
उन तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.4 से 2 के बीच होगी। 1.4 से 2 के बीच। इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन परमाणु दो धातु परमाणुओं के बीच स्थित होता है, या ये कहें दो धातु परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसे ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं या सेतु हाइड्रोजन। जैसे BeH2 का होल एन, MgH2 का होल एन, AlH3 का होल एन। अगर हम BeH2 की संरचना देखें तो Be में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक बेरिलियम परमाणु से जुड़े होंगे, साथ ही साथ ये दूसरे बेरिलियम परमाणु से भी जुड़े होंगे। इस तरीके से लंबी श्रृंखला बनती जाती है। और इन्हें पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहते हैं। अब हम हाइड्राइडों के तीसरे प्रकार यानी कि मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड को देखेंगे। तीसरे प्रकार के हाइड्राइड कहलाते हैं मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड्स। इस प्रकार के हाइड्राइड पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अतः वे हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इस प्रकार के हाइड्राइड पी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये तत्व हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब हम इनके निर्माण का तरीका देखेंगे। तो इनके निर्माण के लिए उच्च ताप पर तत्व का संयोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। F2 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाती है। दूसरा तरीका है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में विद्युत स्पार्क करके बोरॉन और हाइड्रोजन के मिश्रण में या हाइड्रोजन की उपस्थिति में बोरॉन में और विद्युत स्पार्क कराएं तो डाइबोरेन बनती है। तीसरा तरीका हो सकता है जल अपघटन द्वारा। जैसे कैल्शियम कार्बाइड का जब जल अपघटन किया जाता है तो एसिड फिल्म बनती है। अब हम इनके गुण देखेंगे। तो प्रत्येक समूह के हाइड्राइडों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक समूह के हाइड्राइडों के गुणों में असमानता होती है। दूसरा है इनके गलनांक और क्वथनांक, जनरली इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। सामान्यतः ये कम गलनांक व क्वथनांक वाले वाष्पशील द्रव। जब इनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे तो ये वाष्पशील होंगे। ये विद्युत के कुचालक हैं तथा उच्च ताप पर विघटित होते हैं। संरचना इनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। आणविक तथा सहसंयोजी हाइड्राइडों के बारे में अगला पॉइंट है टाइप्स। आणविक हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, और तीसरे इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन समृद्ध। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर इनकी लेस स्ट्रक्चर बना करके देखी जाए तो इनके बाह्यतम कोश में या लेस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ना होकर उससे कुछ कम होगी।
अर्थात इनकी लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स अपर्याप्त रहते हैं। इस तरह के हाइड्राइड ग्रुप 13 के एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे डाई वगैरह B2S6। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन पर शुद्ध। इनकी लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ लोन पेयर नहीं होती। इस तरह के हाइड्राइड ग्रुप 14 एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे CH4। और तीसरे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इस प्रकार के हाइड्राइडों में इलेक्ट्रॉनों का अधिक होता है और वो लोन पेयर के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, या ये कहें कि लोन पेयर उपस्थित होंगे, और वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ही अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार के हाइड्राइड ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे NH3H2। ये तो रहा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड या कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड देखेंगे, और वो है इंटरस्टिशियल और मेटेलिक हाइड्राइड, अंतरकाशी अथवा धात्विक हाइड्राइड। चौथे प्रकार के हाइड्राइड कहलाते हैं इंटरस्टिशियल और मेटेलिक हाइड्राइड्स, अंतरकाशी अथवा धात्विक हाइड्राइड। इस प्रकार के हाइड्राइड डी और एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम इस प्रकार के हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 का कोई भी तत्व इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाता। इस प्रकार के हाइड्राइड डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम इस प्रकार के हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप 7, 8, 9 के तत्व इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाते। इस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण या तो हाइड्रोजन के अधिशोषण द्वारा होता है, या फिर धातु को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाए, जैसे यूरेनियम हाइड्रोजन के साथ गर्म किए जाने पर यूरेनियम हाइड्राइड बनता है। और एक तरीका यह है कि हम धातु का कैथोड लें और एक ऐसी विद्युत अपघटन अभिक्रिया चुनें जिसमें हाइड्रोजन निर्मुक्त हो। निर्मुक्त हाइड्रोजन धात्विक इलेक्ट्रोड में समाहित हो जाती है और इस प्रकार धात्विक हाइड्राइड प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे गुण। ये धात्विक चमक वाले काले अथवा स्लेटी रंग के पदार्थ होते हैं। ये कठोर तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन इनकी चालकता मूल धातु से कम होती है। ये गर्म किए जाने पर हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं, अतः इनका उपयोग हाइड्रोजन स्रोत की तरह किया जा सकता है। ये हाइड्रोजन की कमी के कारण नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होती है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है वो यौगिक जिसमें परमाणुओं की संख्या उसके अणुसूत्र के अनुसार न हो। तो इनमें हाइड्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होती हैं, जैसे LaH2.87, YbH2.35। अब हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की स्ट्रक्चर, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स अथवा मेटेलिक हाइड्राइड्स की संरचना के बारे में पहले ऐसा माना जाता था कि
धातु परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतरकाशी स्थान कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन समाहित हो जाता है। और जब बीच के रिक्त स्थान में समाहित होती है तो धातु की जालक संरचना परिवर्तित नहीं होती, यानी कि मेटालिक लैटिस परिवर्तित नहीं होती। धात्विक परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान को अंतरकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये हो गया मेटल एटम्स। हाइड्रोजन कुछ स्थानों पर समाहित हो जाती है और इस तरह धातु का मूल जालक परिवर्तित नहीं होता। लेकिन आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि निकेल, प्लेटिनम, सीरियम तथा एक्टिनम को छोड़कर अन्य धात्विक हाइड्राइडों में धात्विक जालक परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो रहा टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।